प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर अपराध शास्त्र पढ़ेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे अपराध शास्त्र और समाज शास्त्र के मध्य संबंध। आधुनिक युग में अपराध शास्त्र का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समाज शास्त्र और अपराध शास्त्र में निम्न संबंध पाए जाते हैं। नंबर 1, अपराध शास्त्र अपराध का अध्ययन करता है और समाज शास्त्र समाज का अध्ययन है। अपराध शास्त्र अपना अध्ययन तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक उसे समाज के बारे में ज्ञान ना हो। अतः समाज शास्त्र एवं अपराध शास्त्र परस्पर संबंधित हैं। नंबर 2, अपराध शास्त्र में अपराध की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। अपराध की इस प्रकृति का अध्ययन करने के लिए समाज की प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान की यह शाखा अपराध शास्त्र सामाजिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में अपराध का अध्ययन करती हैं। नंबर 3, अपराध शास्त्र अपराधी व्यवहार का अध्ययन है। अपराधी व्यवहारों का किन दशाओं से संबंध है या अपराधी व्यवहार के कौन से कारण हैं, इनका अध्ययन अपराध शास्त्र करता है। समाज शास्त्र सामाजिक परिस्थितियों की व्याख्या करता है जो अपराधी व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसलिए अपराध शास्त्र को अपराध का सामाजिक प्रमेय के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन कहा गया है। नंबर 4, अपराध शास्त्र अपराध के कारणों की खोज करता है। समाज अपराध के लिए जिम्मेदार है। इन सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा ही अपराध की व्याख्या की जा सकती है। नंबर 5, अपराध शास्त्र के अंतर्गत अपराधी कानूनों का अध्ययन होता है। कानूनों का निर्माण सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए होता है। इन सामाजिक मूल्यों के निर्माण में समाज की परिस्थितियों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। समाज का परिस्थितियों के आधार पर प्रथाओं, परंपराओं और कानूनों का निर्माण होता है। इन कानूनों का उल्लंघन ही अपराध है। अतः अपराध शास्त्र और अपराधी कानूनों को समझने के लिए समाज शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। नंबर 6, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि न्याय शास्त्र न्यायिक संबंधों का अध्ययन करता है। न्यायिक संबंधों को अच्छी तरह समझने के लिए सामाजिक संबंधों का ज्ञान आवश्यक है। नंबर 7, न्याय शास्त्र के अंतर्गत उन विधियों का अध्ययन किया जाता है जिनका पालन नागरिकों को करना चाहिए। समाज शास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि इन विधियों का पालन कब, क्यों और कैसे किया जाता है। नंबर 8, समाज शास्त्र ने दंड शास्त्र को भी प्रभावित किया है। समाज शास्त्र के कारणों से दंड शास्त्र में प्रगतिशील विचारधाराओं का जन्म हुआ है। न्याय शास्त्र समाज शास्त्र से इतना अधिक प्रभावित हुआ है कि न्याय शास्त्र का प्रतिपादन समाज शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर होने लगा। समाज शास्त्र के कारण ही न्याय शास्त्र में मानवतावादी और सुधारवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ है। समाज शास्त्र ने यह बतला दिया है कि कानून व्यक्ति और समाज के लिए है, समाज व्यक्ति और कानून के लिए नहीं। नंबर 9, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन है। अपराध शास्त्र मनुष्य के उन व्यवहारों का अध्ययन है
जो समाज द्वारा निषिद्ध है, जिन्हें करने के लिए मनाही है। ये अपराधी व्यवहार भी समाज से संबंधित होते हैं और समाज शास्त्र के बिना इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। अपराध के सामान्य लक्षण अथवा अपराध की सामान्य विशेषताएं। नंबर 1, अपराध हानिकारक क्रिया है। अपराध के बाहरी परिणाम अवश्य होते हैं और बाहरी परिणाम से अभिप्राय यही है कि अपराध से किसी न किसी प्रकार से हानि होनी चाहिए, चाहे वह हानि व्यक्तिगत हो अथवा सामूहिक, शारीरिक हो या मानसिक। अपराध सिर्फ वही क्रिया है जिससे समाज को नुकसान हो। नंबर 2, क्रिया। अपराध के लिए क्रिया का होना अनिवार्य है। सिर्फ सोच लेना ही अपराध नहीं है, इसके साथ ही क्रिया समाज के द्वारा निषिद्ध होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने दिमाग में चोरी करने का इरादा ही बनाता हो तो उसे अपराध नहीं कहा जाएगा। दूसरी ओर यदि व्यक्ति चोरी करता है और किसी का खून कर देता हो तो उस क्रिया को अपराध ही माना जाएगा। नंबर 3, कानून के द्वारा निषिद्ध। यह बात तो सत्य है कि अपराधी व्यवहार से समाज को हानि पहुंचती है, किंतु इस व्यवहार को उस समय तक अपराध नहीं कहा जा सकता है जब तक कि वह व्यवहार कानून के द्वारा भी वर्जित न हो। यदि कोई भी कार्य कानून से वर्जित नहीं है तो उसे अपराध की सीमाओं में रखना न्याय संगत नहीं है, चाहे समाज को उससे कितना ही नुकसान क्यों न पहुंचता हो। उदाहरण के लिए, पुराने समय में सती प्रथा में स्त्रियां अपने पति के साथ मर जाया करती थीं, लेकिन इसके विरुद्ध कानून न होने के कारण इसे अपराध नहीं माना जाता था। मगर जैसे ही राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून बनवा दिया तो यही क्रिया अपराध के नाम से संबोधित होने लगी। जो नियम पहले था वह आज भी स्वीकार कर लिया गया है। इसी कारण वर्तमान समय में भी इसे अपराध के नाम से ही संबोधित करते हैं। नंबर 4, अपराधी नियति। अपराध को निश्चित करने में नियति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपराध का निर्धारण करते समय 2 बातें उभरती हैं, नियति और प्रयोजन। इन दोनों विचारधाराओं को एक दूसरे से अलग रखना आवश्यक है। अपराध में प्रयोजन का कोई भी स्थान नहीं होता है, मगर यदि वैसा करना कानून के अनुसार गलत है तो उसे अपराध के नाम से ही संबोधित किया जाएगा। नंबर 5, नियति और व्यवहार में सहज संबंध। अपराध के लिए यह आवश्यक है कि अपराधी इरादा और इस इरादे का बाह्य प्रकाशन साथ साथ हो। यदि साम्यता नहीं है तो अपराध का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सिर्फ नियति को ही अपराध नहीं कहा जा सकता है। नंबर 6, व्यवहार और हानि का सहज संबंध। कानून के द्वारा वर्जित हानि और व्यक्ति के व्यवहार को संबंधित होना चाहिए। इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने चोरी की। चोरी करना कानून के विरुद्ध भी है और इससे समाज को भी हानि हुई है, मगर जब तक कि चोरी का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक अपराध का निर्धारण नहीं हो सकता है। इसी तरह हत्या करना वैसे तो अपराध है, मगर जब तक हत्यारे का पता नहीं लगता तब तक किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता है। नंबर 7, दंड। अपराध के निर्धारण में दंड का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत 3 तरह की बातें आती हैं। नंबर 1, अपराध, नंबर 2, अपराधी और नंबर 3, अभियुक्त। अभियुक्त वह व्यक्ति कहलाता है जिस पर न्यायालय में मुकदमा चलता रहता है।
इस व्यक्ति के मुकदमे का जब निपटारा होता है तो उस व्यक्ति को अपराध से मुक्त कर दिया जाता है या फिर उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है। यदि उसे अपराध से मुक्त घोषित कर दिया जाता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है। दंड का प्रश्न तो तभी खड़ा होता है जबकि उसे अपराधी करार दे दिया गया हो। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध कार्य किया हो और समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ हो तो उसे अपराध के नाम से घोषित किया जाएगा। ऐसे अपराध हेतु अपराध की प्रकृति के अनुसार अपराधी को दंडित किया जाता है। धन्यवाद।